आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 का जो मैथ है अभ्यास 3C, यानी 3C से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज के इस वीडियो में मैं उन्हें बेहतर तरीके से मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा ताकि आपकी समझ के लिए कोई भी त्रुटि न रह जाए। ठीक है, तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें कि इस चैनल के माध्यम से बताया गया अभ्यास 3 से संबंधित जितने भी प्रश्न है क्या वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा आपके लिए बेहतर ही बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है उस मैं हेडिंग नहीं लिखा हूँ, आपकी किताब में हेडिंग लिखी गई होगी। ठीक है, तो लिखेंगे तो समय लग जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं जो आपका जो जवाब है मैं उस जवाब को बेहतर तरीके से दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो आपके किताब में भी लिखा होगा। ठीक है, और बचे हुए क्वेश्चन जो आगे आने वाले जो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं मैं उन्हें लिख दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ये लिखा है प्रश्नवाचक स्थान के चिन्ह पर कौन सा संख्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, पहला लिखा है 9, 12, 18, 30 क्वेश्चन मार्क 102। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सी स्थान यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सा अंक भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 9 से चलेंगे क्योंकि 9 सबसे छोटी संख्या है। तो लिखेंगे 9, 12, 18, फिर इसके बाद लिखेंगे 30, 30 के बाद लिखा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये जो आपका अंक है मैं इस अंक को दर्शा दिया हूँ। अब देखेंगे इन अंकों के बीच में गैपिंग कितने कितने अंक की है। ठीक है, तो 9 से 12 जाएंगे तो यहाँ पे 3 होगा, तो 9, 3, 12 होगा। ठीक है, अब 12 से 18 जाने में तो 12, 6, 18, 6 का अंतर पड़ गया। अब देखेंगे 18 से 30 जाने में तो 18 में 12 जोड़ेंगे तो 30 होगा। ठीक है, आप जोड़ के भी देख सकते हैं कि 9, 3, 12। ठीक, अब 12 में 6 जोड़ेंगे तभी तो 18 होगा। अब 18 में कितना जोड़ा होगा कि 30 होगा। तो आप चाहेंगे तो 30 में से 18 घटा देंगे तभी आपका 12 बचेगा। 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 आएगा, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आएगा। आप समझने के लिए आप घटा कर भी चेक कर सकते हैं कि इन दो अंकों के बीच में कितने अंक का गैपिंग है। ठीक, अब देखिए 3 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद डायरेक्ट यानी डबल डबल संख्या बढ़ रही है, यानी 3 के बाद 6 यानी 3 और बढ़ गया, 6 में 6 जोड़ दिया तो 12 हो गया। ठीक है, यानी डबल डबल संख्या बढ़ी है। 3, 3, 6, 6, 6, 12, अब 12, 12, 24, यानी इसको भी डबल करेंगे तो यहाँ पे आपका 24 आएगा। अब 24 में आप 30 जोड़ देंगे तो 0, 4 यानी 4 होगा और 3, 2, 5 होगा। ठीक है, यानी 30 में अब यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 24 यानी इसको हटा देते हैं 24। ठीक है, तो 30 में 24 जोड़ेंगे तभी तो यहाँ पे अगली संख्या आएगी, तो यहाँ पे आएगा आपका 54। ठीक है, तो जो जवाब होगा यहाँ क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ये जवाब होगा आपका 54। ठीक है, तो पहले प्रश्न का पहला जवाब जो है वो 54 है। ठीक है, इस संख्या रेखा के माध्यम से दर्शाकर इस अंकों के बीच में गैपिंग को दर्शाया है और ये संख्या जो है अपने आप में डबल डबल हो रही है, यानी 3, 3, 6, 6, 6, 12, 12, 12, 24। तो इसी 30 में 24 जोड़ दिया तो 54 आ गया, तो 54 इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे भरा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो 2 लिखा है इसकी हेडिंग है निम्नलिखित पूर्णांकों को। ठीक है, यहाँ पे गैपिंग है। ठीक है, पूर्णांकों यानी सही था यहाँ पे पूर्णांकों का, यहाँ पे का छूट गया था। निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। पूर्व का मतलब होता है पहले। ठीक है, जिससे प हुआ, एक आता है अनुवर्ती। ठीक है, तो पूर्ववर्ती का मतलब पहले। ठीक है, अनुवर्ती का मतलब होता है आगे। तो यह ऐसे समझिए कि प का मतलब पीछे होता है, अ का मतलब आगे। तो यहाँ पीछे जाएंगे तो अपने स्थान से क्या होंगे
घटते क्रम में आएंगे, ठीक है। और जब आगे जाएंगे तो हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी 1 2 3 4 मतलब आगे बढ़ेंगे। और इसका मतलब ये होता है कि 7 6 5 4 मतलब घटते क्रम में आएंगे, ठीक है। तो पूर्ववर्ती का मतलब हम हर संख्या से पीछे आएंगे, ठीक है। तो इसी घटते हुए क्रम वाली संख्या को देखना है, ठीक है, कि पूर्ववर्ती का जो अलग अलग संख्या है इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। अब देखेंगे 6 लिखा है, तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है पीछे, ठीक है। इसे मिटा देते हैं। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पीछे, तो पीछे आने के लिए एक एक कदम घटेंगे। तो 6 माइनस 1 यानी एक एक कदम घटेंगे, तो यहाँ पे बचेगा आपका 5, ठीक है। यानी 6 का पूर्ववर्ती यानी 6 से पहले जो संख्या पड़ेगी वो 5 पड़ेगी। यानी पहले पढ़ने के लिए माइनस हर संख्या से 1 घटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर लिखा है -4 का पूर्ववर्ती, तो ये माइनस लिखा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी माइनस लगाएंगे। तो -4 -1 बराबर होगा, इन दो संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो माइनस और माइनस मिलके होता है माइनस, और 4 1 मिलके होता है 5, ठीक है। बात समझ में आई आपको? क्योंकि -4 जब प्रश्न में ही लिखा है तो -4 लिखेंगे। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पीछे, तो पीछे आने के लिए -1 लगाएंगे, क्योंकि पीछे आते हैं तो हम लोग घटते रहते हैं, तो घटते रहने के लिए -1 लगाएंगे। अब देखो 4 और 1 मिल के होगा 5, माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस ही होगा, ठीक है। तो इसका जवाब यहाँ पे भी होगा -5। अब देखेंगे जो -19 है, यहाँ पे लिखेंगे -19। अब पीछे आने के लिए क्या करेंगे, -1 जोड़ेंगे। अब बराबर लिखेंगे तो 19 से 1 मिलके होगा 20, अब माइनस माइनस मिलके माइनस। बात समझ में आई? पूर्ववर्ती का मतलब पीछे आएंगे, तो पीछे आने के लिए -1 लिखेंगे, हर संख्या में 1 लिखेंगे, क्योंकि वह पूर्ववर्ती संख्या लिखा है। तो पीछे की संख्या बताना है। भले ही आपको जवाब अजीब लगता हो कि पीछे आएंगे तो काइन कम हो रहा है, तो जो प्लस में उसका कम होगा, जो माइनस में जोड़ने पर माइनस 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 से होगा, भले संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है -996, -1 लिखेंगे तो माइनस और माइनस मिलके होगा माइनस। 996 में 1 जोड़ेंगे तो 900 होगा 97, ठीक है। तो इसका जवाब होगा -997। तो दूसरे क्वेश्चन का जो प्रश्न संख्या 1 से लेके 4 तक था उसे मैं समझा दिया हूँ, ठीक है, कोई वजह नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बड़ी और छोटी संख्या को लिखना है कि जो खाली स्थान बीच में जो आपको बॉक्स की तरह दिख रहा है, इस बॉक्स में बड़ा का चिन्ह होगा या छोटा का चिन्ह होगा। तो जो संख्या बड़ी होगी, मान लीजिए 7 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, ठीक है, बीच में बॉक्स हो, तो जो संख्या बड़ा होता है तो चिन्ह उसी के तरफ मुख को क्या करते हैं, खोल देते हैं। यानी तो जो 7 है तो 7 के तरफ इस बड़े वाले चिन्ह का 7 वाले यानी जो 7 है बड़ा है, तो इस बड़े वाले चिन्ह को क्या करेंगे, दर्शा देंगे, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से लिखा है कौन में -3 प्लस माइनस कोष्टक में 6, फिर कोष्टक में लिखा है -3 माइनस फिर कोष्टक में -6। इसको लगाएंगे कैसे, अब इसको मैं इस नीचे लगा के आपको दर्शा रहा हूँ, यानी क वाला कौन। यहाँ पे -3 लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे -3 प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा। अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि माइनस का गुणा यदि माइनस में होगा तो यहाँ पे होगा प्लस, ठीक। माइनस और माइनस मिलके होता है प्लस, प्लस का गुणा यदि माइनस से करेंगे तो होगा माइनस, ठीक है। प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस, और माइनस का गुणा अगर यदि प्लस से करते हैं तभी होगा माइनस, और प्लस का गुणा अगर यदि प्लस से करेंगे तो होगा प्लस, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, 6 है तो 6 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस साइड वाला -3 लिखा है तो -3 लिखेंगे। माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस होगा, या +6 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए -3 और -6 को जोड़ेंगे तो -9 होगा। संख्या जुड़ जाती है, चिन्ह जो माइनस माइनस होता है माइनस ही उतरेगा, ठीक है।
क्योंकि जोड़ेंगे तो यहाँ पे गुणा नहीं करना है, यहाँ पे जोड़ना है, इसीलिए माइनस और माइनस माइनस होगा और 3 और 6 मिलके 9 होगा। गुणा करेंगे तब चिन्ह बदलता है, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तब प्लस होगा। यदि माइनस को अगर जोड़ते हैं तो माइनस प्लस माइनस, मतलब ये जोड़ इसलिए रहे हैं कि यदि -2 लिखा हो -2 लिखा हो तो माइनस और माइनस जुड़ेगा तो माइनस ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो होगा यह प्लस का 6 है, अब -3 है, तो अब 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, वो भी ये संख्या प्लस में आएगी, माइनस में नहीं आएगी, क्योंकि बड़ी संख्या 6 है, छोटी संख्या -3 है, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का बचा 3। अब बताइए कि 3 बड़ा होगा कि -9 बड़ा होगा। जो माइनस में रहेगा उसको छोटा मानेंगे, ठीक है, जो प्लस है उसको बड़ा मानेंगे, ठीक है, क्योंकि संख्या अपने आप में पॉजिटिव है, ठीक है, धनात्मक है, इसमें कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे संख्या में 9 की कमी है, यहाँ पे संख्या जो है 3 की बढ़ोतरी है, तो जो संख्या बढ़ोतरी यानी बड़ी संख्या तो चिन्ह उसी की तरफ लगा देंगे, ठीक है। पहला जो जवाब होगा ये इधर वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। अब देखते हैं ख वाले को, तो आप चाहेंगे तो इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अब लिखा है -21 लिखा है तो -21 लिखेंगे, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, गुणा करेंगे तो प्लस होगा, जी यही संख्या जोड़ते तो माइनस होता, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस होगा, 21 है तो 21 लिखेंगे। अब -21 लिखा है तो -21 लिखेंगे, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस होगा, 21 है तो 21 उतार देंगे। अब बताइए यहाँ पे ये प्लस और माइनस जो है कट जाएगा, क्योंकि 21 में से 21 घटाएंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, 0 बचेगा यानी कुछ नहीं बचा, जिसे हम लगाते हैं हम लोग कि यहाँ पे काट कूट का जैसे चीज लगाते हैं, क्रॉस का यानी मल्टीप्लाई का चीज लगाते हैं, उसी तरह से समझाया हूँ, ठीक है। तो यानी -21 है, ये +21 है, तो 21 में से 21 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा यानी 0 हुआ। अब -21 को जोड़ेंगे तो माइनस होगा 42, 21 दूना 42। ये जो 0 है भले ही संख्या न हो लेकिन अपने आप में पॉजिटिव है, यानी यह ऋणात्मक नहीं है, ये संख्या 42 है, बहुत मतलब ये संख्या क्या है, अपने आप में छोटी है, क्योंकि यह ऋण में है 42, ठीक है। यानी समझे ऐसा कि इसका जो है 42 रुपया उधार है, इसके पास उधार 1 भी रुपया नहीं है, तो जो दुकानदार होगा तो इससे मांगेगा, जो उधार होगा उससे, ठीक है, और जिसके पास उधार ही नहीं होगा उससे नहीं मांगेगा, यानी वो अपने आप में पॉजिटिव है, ठीक है, यानी वो अपने आप में बड़ा है, तो जो बड़ा का चिन्ह होगा तो लगाएंगे इस साइड, ठीक है, यानी ये हो गया, ठीक। फिर से बोल रहा हूँ कि जो संख्या भले दिखने में बड़ी लग रही है क्योंकि ये -42 रुपये ये उधार है, ऐसे ही समझे ताकि आपको समझ में आए कि जिसके पास उधार होगा दुकानदार उससे बार बार मांगेगा, जिसके पास 1 भी रुपया उधार नहीं हो दुकानदार उसे टोकेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए 0 बड़ा हो गया, या 42 रुपया क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक। अब देखते हैं तीसरे वाले प्रश्न को, आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक। ग वाला देखेंगे, यहाँ पे लिखा है -27 लिखेंगे, माइनस प्लस मिलके होगा माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस होगा, 27 है तो 27 लिख देंगे। अब यहाँ पे 27 है, माइनस प्लस मिलके होगा माइनस, 45 लिखा है तो 45 लिख देंगे, ठीक है, माइनस प्लस मिलके माइनस होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस मिलके होगा माइनस, 27 है तो जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 54। अब देखिए यहाँ पे जो है यह प्लस का 27 है, ठीक है, ये जो संख्या है प्लस में है, 45 जो है माइनस में है, तो 45 में से 27 घटाएंगे यानी 15 में से 7 घटाएंगे 8 बचेगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा यानी 18 होगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे -18, यहाँ पे -54, संख्या बड़ी कौन होगी, ठीक है।
तो जो संख्या अपने आप में जो छोटी दिख रही है यही अपने आप में क्या होगी। देखिए माइनस के केस में कहीं लिखा -3, ठीक, एक जगह लिखा हो कहीं -5, ठीक है। तो जो छोटी लगती है वही क्या हो जाएगी बड़ी, और जो बड़ा दिखता है वो अपने आप में क्या हो जाएगा छोटा, ठीक है। तो जो -18 है ये अपने आप में छोटी है, जो -54 है ये अपने आप में क्या है बड़ी है, ठीक है। इसका चिन्ह यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। तो देखते हैं कि जो -18 है, ठीक है, तो ये अपने आप में छोटी संख्या दिख रही है, -54 तो बड़ी संख्या दिख रही है, ठीक है। तो जो छोटी संख्या माइनस में होते हैं वही अपने आप में क्या होती है बड़ा होती है, ठीक है। तो बड़ा का चिन्ह इधर लगा देंगे, ठीक है। ये संख्या छोटी है तो ये संख्या अपने आप में क्या है कम है, यह अपने आप में माइनस में है तो अपने आप में बड़ी है, ठीक है। तो जो छोटी होगी उसी को बड़ा माना जाएगा, ठीक है। ये माइनस के केस में थोड़ा उलट जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन संख्या जो चौथा है, प्रश्न संख्या चौथा, इसमें ये प्रश्नवाचक वाले जो चिन्ह है इस चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ठीक है। तो इसे देखेंगे, ठीक है। तो पहला 13, 11, 9 फिर 7, इधर से अगर देखेंगे तो 13 में के बाद 11 हो रहा है, तो यानी 13 में से 2 घट रहा है, ठीक है। अब देखेंगे 11 से 9 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे भी 2 की कमी जा रही है, 9 से 7 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे भी 2 की कमी हो रही है, तो कमी के लिए माइनस लगाएंगे क्योंकि यह घट रही है, ठीक है। अब देखेंगे तो घट रही थी 2 2 की संख्या, अब इन नीचे वाली संख्या में देखेंगे कि कितने अंकों का अंतर है। 7 से 27 यानी यह संख्या जो है बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। तो 7 से 7, 8, 9, 10, 11, 12 तब न 27 हुआ है, यानी बढ़ रही है संख्या, ठीक है। यानी बढ़ते हुए क्रम के लिए इधर दिखाएंगे 10, ठीक है। या ऐसे समझे कोई, ये मान लीजिए हाउस है, ठीक है, HOUSE, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो 7 से 27 होने में 20 की कमी हो रही है, ठीक है, क्योंकि 20 में 7 जोड़ेंगे तभी तो 27 होगा, यानी 20 7 27, तो यानी 20 की बढ़ोतरी हो रही है। तो उसी तरह 27 में क्या करेंगे फिर 20 जोड़ेंगे, ठीक है, यानी 20 जोड़ेंगे तो 27 में प्लस अगर 20 जोड़ देते हैं तो 7 0 7 होगा, 2 2 4, ठीक है, यानी 47। तो जो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे होगा आपका 47, ठीक है। बात समझ में आई, क्योंकि 7 और 27 के बीच में 20 का अंतर है, तो जो यही अंतर है अगली वाली संख्या में जोड़ देंगे, यानी 20 27 में 20 जोड़ देंगे तो 47 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5वां है कि निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। उत्तरवर्ती का मतलब होता है आने वाली संख्या को ज्ञात कीजिए। जैसे पहले था पूर्ववर्ती, यानी पीछे की संख्या को देख रहे थे, यह लिखा है उत्तरवर्ती। उत्तर का मतलब है यह बढ़ते हुए क्रम में लिखना, जैसे हो 1 2 3, उसी तरह इसको भी लिखना, ठीक है। तो ये लिखा है 7 का उत्तरवर्ती होता है, तो उत्तरवर्ती के लिए क्या करेंगे +1 लिखेंगे, यानी 7 + 1 बराबर होगा 8, ठीक, यानी पहला जवाब 8 होगा। दूसरा लिखा है -5 लिखा तो यहाँ लिखेंगे -5, ठीक, जैसा प्रश्न लिखा था वैसा मैं भी लिख दिया। ये आगे बढ़ने के लिए क्या करेगा कि प्लस इसे भी 1 लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये प्लस का 1 है, यहाँ पे -5 है, तो -5 है तो ये +1 घटने का काम करेगा। अगर ये जुड़ेगा नहीं कि 5 1 6 हो जाएगा तो -6 लिखेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि -5 में +1 जो है, ऐसे समझे कि आप कहीं दुकान पे 5 रुपये उधार किए हो, ठीक, उस उधार को कटाने के लिए आपने 1 रुपया जमा कर दिया, प्लस का मतलब होता है जमा करना, तो 1 रुपया आप जमा कर दिए हैं तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, 4 रुपया देना पड़ेगा, ऐसे समझिए। तो ये प्लस जो है +1 घटने का काम करेगा, ठीक है। अब देखेंगे इसे कि यहाँ पे लिखा है -20, तो यहाँ पे -20 लिखेंगे, ठीक है। अब -20 है तो उत्तरवर्ती जाने के लिए -1 करेंगे, तो -20 और -1 मिलके होगा -21, माइनस और माइनस जुटेगा तो माइनस 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 होगा, 20 और 1 21 संख्या जुड़ जाएगी, ठीक है।
अब देखेंगे माइनस का 997, 997। अब इसमें भी माइनस लगाएंगे क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, तो 20 में से एक घटेगा तो यहाँ पे 19 होगा, तो यहाँ पे +1 लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 997 है, माइनस का यहाँ +1 लिखेंगे तो ये एक घटने का काम करेगा, तो -996 होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि उत्तरवर्ती का मतलब आगे बढ़ने के लिए सभी संख्या में +1 जोड़ेंगे। यहाँ पे ++2 है तो 7 1 8 हो गया, यहाँ पे -5 है, यहाँ +1 है तो एक प्लस घटने का काम करेगा। उसी तरह -20 में से +1 घटने का काम करेगा, -19। -997 में +1 घटने का काम करेगा तो 97 तो 96 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 6 को। एक क्वेश्चन इसमें बच गया था कि 0 का उत्तरवर्ती क्या होगा, तो यहाँ पे 0 लिखा तो 0 लिखेंगे। उत्तरवर्ती में आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, +1 जोड़ देंगे, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका 1 होगा। ठीक है, तो 5वें वाले क्वेश्चन का जवाब होगा 1। ठीक है, उत्तरवर्ती यानी आगे बढ़ने के लिए 0 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यानी इसका जवाब होगा 1। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन संख्या 6। ठीक है, तो प्रश्न बड़ा है, आपकी किताब में प्रश्न दिया होगा। ठीक है, तो आप जो प्रश्न है आप प्रश्न किताब में पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ दे रहा हूँ। जो जवाब है मैं इस जवाब को बेहतर तरीके से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं प्रश्न लिखूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा और बोर्ड भी है तो छोटा है। ठीक है, प्रश्न संख्या लिखा है, किसी स्थान पे 12 बजे हो, 12 बजे दोपहर हो। ठीक है, मान लीजिए कोई स्थान है, दोपहर का 12 बजा। ठीक है, 12 बजे हो, तो जब 12 बजता है तो सूरज क्या होता है, सिर के ऊपर होता है। ठीक है, 12 बजे। ठीक है, 12 बजे तो लिखा है 12 बजे दोपहर, तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक है। यानी जब 12 बजता है तो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 लिखेंगे, फिर से लिख दे रहा हूँ, यानी 0 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री के लिए छोटा सा 0 देते हैं, छोटा सा 0। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी दोपहर के टाइम, जब दोपहर होता है यानी 12 जब बजता है तो 0 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक, बात समझ में आई, दोपहर के समय 12 बजे 0 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, 0 से 19 तक। ठीक है, फिर लिखा है तथा अर्धरात्रि के समय, ये तो था 12 बजे दिन का समय था। अब अर्धरात्रि का मतलब होता है, अर्धरात्रि का मतलब होता है रात का 12 बजे, आधी रात का समय। ठीक है, तो आधी रात का मतलब वही 12 बजे। ठीक है, ये रात के समय, ये दिन में है। ठीक है, ये दिन का समय है, ये रात का है। ठीक है, रात्रि का 12 बजे है। फिर लिखा है रात्रि, अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस ये कम हो गया। ठीक है, ये कम हो गया। ठीक है, कम हो गया तो तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे 12 बजे था तो 0 डिग्री से 19 डिग्री सेल्सियस था, अर्धरात्रि को 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस रात को तापमान कम हो गया, यानी इसमें से 19 डिग्री में से 2 डिग्री कम हो गया। ठीक है, क्योंकि दिन के समय 19 डिग्री था और रात के समय 2 डिग्री घट गया है, तो यानी 17 डिग्री बचेगा। ठीक, तो उसे लगा के मैं दर्शा दे रहा हूँ। ठीक है, अब लिखेंगे 12 बजे दोपहर का तापमान। ठीक, 12 बजे दोपहर का, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। 12 बजे दोपहर का तापमान बराबर होगा प्लस का यहाँ पे 19 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 से 19 डिग्री सेल्सियस तापमान था। ठीक है, तो 19 डिग्री सेल्सियस लिखे या प्लस डिग्री लिखे या तो ऐसे भी ना नहीं लिखे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर लिखा है अर्धरात्रि को तापमान, यानी 12 बजे अर्धरात्रि, यानी 12, फिर से लिखेंगे 12 बजे अर्ध, ऐसे भी आप लिखिएगा जब सवाल आए, अर्ध
रात्रि का तापमान बराबर हुआ, ये 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा था, कम हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोपहर में 0 से 19 डिग्री था तापमान। फिर 12 अर्धरात्रि का मतलब होता है कि 12 बजे। ठीक है, 12 बजे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 12 बजे मैं आपको ज्ञात करने के लिखा हूँ। यहाँ पे प्रश्न लिखा है अर्धरात्रि का तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, यानी 12 बजे रात के समय। यहाँ पे आप ये समझ के लिए मैं 12 बजे लिखा हूँ, प्रश्न में केवल अर्धरात्रि लिखा है। अर्धरात्रि का मतलब रात का आधा बेला, यानी 12 बजे। ठीक है, तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, कम के लिए -2 डिग्री लगाए। ठीक है, तो फिर क्या लिखा है, तो तापमान में परिवर्तन, तो परिवर्तन का मतलब वो दोनों में अंतर। ठीक है, तो लिखेंगे तापमान में परिवर्तन बराबर 19 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा, 19 में से 2 घटाएंगे तो 17 डिग्री सेल्सियस आपका जवाब होगा। ठीक है, दोपहर के समय 19 डिग्री सेल्सियस था, रात के समय 2 डिग्री सेल्सियस की कमी हो गई, यानी तापमान घट गया। ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना होगा, यानी 19 था, 2 डिग्री कमी हो गई, यानी 17 डिग्री सेल्सियस तापमान जो था रात के समय था। ठीक है, इस 17 डिग्री जो तापमान था गर्मी थी, ऐसे समझे, तापमान का मतलब गर्मी थी। ठीक है, तो छठवें प्रश्न का जो जवाब था ये इस प्रकार है। ठीक है, अब देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन संख्या 7। ठीक है, तो 7वां में देखेंगे, प्रश्न लिखा है, आपके बुक में दिया होगा, आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें केवल जवाब लिख दे रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न लिखूंगा तो प्रश्न आप देख के भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो जवाब होगा, जो आपको प्रश्न का सही जवाब चाहिए, मैं उस प्रश्न का सही जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न लिखूंगा तो थोड़ा हमारा समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैं प्रश्न को नहीं लिख रहा हूँ। अगर ना भी लिखे तो आपका सवाल जो है गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रश्न आप देख के लिख लेंगे, जो जवाब होगा मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। तो प्रश्न 7वां लिखा है, प्लूटो का जन्म 490 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अब मैं थोड़ा इस प्रश्न जो लिखा गया है, इस प्रश्न के अलावा मैं अलग आपको जानकारी देता हूँ। ठीक है, अब लिखा है ईसा, ईसा का मतलब होता है जो भगवान यीशु मसीह थे, उन्हीं के जन्म स्थान, मतलब उनका जो जन्म हुआ था तो उन्हीं के नाम पर ईसा पड़ा। ठीक है, ईसा, ईसा। ठीक है, ईसा मसीह, ठीक है, ईसा मसीह। तो जो उनका जन्म हुआ था, मैं आपको एक कहानी टाइप समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो भगवान ईसा मसीह जो थे, उनका जब जन्म हुआ तो उस समय कोई कैलेंडर नहीं था। ठीक है, तो जब कैलेंडर नहीं था तो जो किताबों में लिखा जाता ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का मतलब होता है कि उस समय कैलेंडर था नहीं, तो ऐसे लोग ज्ञात करते थे कि 400 वर्ष पहले, यानी 400 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले। ठीक है, यानी उनके पीछे जब उनका जन्म नहीं हुआ था तो उनके 400 वर्ष पहले। फिर कहीं कहीं इसे लिखा था 400 ईसा पूर्व, यानी उनके जन्म के बाद। ठीक है, तो ऐसे करके जो लोग थे अपने याद को, अपने तिथि को ऐसे करके लिखते थे। जैसे लिखा जाता है कि गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध जो थे, उनका 463 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 463 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ईसा लिखा जाता है। ईसा मतलब ये ईसा मसीह जो थे, इन्हीं के जन्म से जो विद्वान है अपनी तिथि को, किसी भी तिथि को दर्शाने के लिए ईसा लिखते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं प्रश्न की तरफ। ठीक है, प्लूटो का जन्म जो था, प्लूटो का जन्म है, लिखा है कि 429 ईसा पूर्व, पूर्व का मतलब समझे कि पीछे। ठीक है, यानी पहले, यानी इनका जब जन्म नहीं हुआ था तो उससे पहले, तो उनके जन्म से पहले, तो यानी इनके जन्म को दर्शाया जाता है बीच में। जैसे देखते हैं संख्या रेखा पर लिखा जाता है 0
-1 2 यहाँ पे लिखते हैं -1 -2 लिखते हैं, तो यही जो बीच का ईसा ऐसे समझे कि ये 0 है, ठीक है। तो इनके जन्म के पहले यानी पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो लिखा है कि प्लूटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, यानी 429 ईसा पूर्व, पूर्व का मतलब इनके जन्म से पहले, ठीक है। तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए, ठीक है। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे? दिवंगत का मतलब होता है कि वो स्वर्गवास हो गए, यानी उनका मृत्यु हो गया, ठीक है। यानी क्या लिखा है इसमें? 348, ठीक है। 348 क्या लिखा है इसमें? दिवंगत हुए, यानी 348 साल बाद क्या होगा? बाद का मतलब आगे, पूर्व लिखा ना पहले, अब यहाँ पे लिखेंगे 348 मतलब आगे, आगे का मतलब ये पहले, ठीक है, यानी बाद लिखेंगे, ऐसे समझे। यहाँ पे बाद लिख दे रहे हैं 348 वर्ष बाद, यहाँ पे वर्ष लिख दे रहे हैं 348 वर्ष बाद। बात यह है कि 348 वर्ष कोई जीता नहीं है, प्रश्न है, ठीक है। तो 429 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था, तो पहले के लिए जानते हैं कि आप इधर बाएं साइड जाएंगे तो माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 429 जो है माइनस होगा। अब 348 जो है 348 वर्ष बाद, तो बाद का मतलब यह प्लस में होगा, यह पीछे की तरफ तो माइनस। कुल मिला के संख्या रेखा से संबंधित प्रश्न है, ऐसे समझो, ठीक है। तो जो 429 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था, 348 वर्ष बाद मृत्यु हो गई। तो इसके इन दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है, इसे घटा के देखेंगे, जो बचेगा आंसर रहेगा वही उनका जन्म, ऐसे समझे कि वो उतने वर्ष जिए थे, ठीक है। तो इसको देख रहे हैं, ठीक है, समझा दे रहा हूँ। ये तो आपको समझाया था, जो जवाब है मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपकी समझ के लिए है। तो लिखेंगे प्लूटो का जन्म, यानी प्लूटो कोई व्यक्ति है, प्लूटो का जन्म, ठीक है। प्लूटो का जन्म बराबर क्या लिखा है? -439 -429 लिखेंगे, ठीक है। -429 ईसा लिखेंगे, ठीक है। ईसा मतलब ईसा मसीह की जन्म के पहले, तो पहले के लिए माइनस लगाएंगे। फिर लिखा है प्लूटो की मृत्यु, प्लूटो की मृत्यु कितना वर्ष बाद हुआ था? 348 वर्ष बाद। तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे 348 ईसा पूर्व, यानी यह पूर्व था या आगे हुआ, ठीक है ना, मतलब उत्तरवर्ती है, आगे के संख्या, ठीक है। तो अब देखेंगे इस जीवित वर्ष बराबर, यानी इसका जो जितना वर्ष जीवित था, ठीक है, तो लिखेंगे जीवित वर्ष बराबर, मतलब कितने वर्ष तक ये जीवित रहे। तो अब क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाएंगे तो अब देखेंगे ये माइनस है, ठीक है, तो -429 वर्ष है, यहाँ पे प्लस 348 वर्ष है, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो जवाब माइनस में ही आएगा, क्योंकि संख्या बड़ी है। तो जो बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है, तो चिन्ह को उतार देते हैं। 9 में से 8 घटेगा, 1 बचेगा। अब ये 4 देगा 2 तो होगा 12, 12 में से 8 4 घटे तो यहाँ पे 8 हुआ, ठीक है, 8, यानी 81 वर्ष ये जीवित था, ठीक है। -81, ये 81 लिखा है, 81 वर्ष जीवित था, ठीक है। अब देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। लिखा है कि समुद्र तल से, मान लीजिए कोई समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे इसका पानी भरा, ठीक है। जब पानी भरा होगा तो तल का मतलब होता है कि निचला वाला हिस्सा, इसे बोला गया है तल, ठीक है। तल का मतलब होता है नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, जिसको पेदी बोलते हैं। तो समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 16,000 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 11,600 मीटर नीचे है। यानी यहाँ से 11,600 मीटर नीचे की तरफ है, यानी गहरा, ठीक है। पानी से 11,600 मीटर नीचे गहरे की तरफ, यानी यह जमीन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, जो पानी के अंदर जो जमीन भेटा जाए, ठीक है।
11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र से 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, यानी इस तल से जो पानी का हिस्सा है 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, मीटर ऊंचा है। ये इसको बोलते हैं ये 8,048 जो है माउंटेन एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई। ठीक है, 8,848। यानी प्रश्न समझेंगे या आपको एक जीके का क्वेश्चन याद हो जाएगा। 8,848 मीटर जो है यह माउंटेन एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई। ठीक है, यानी यहाँ तल से यानी इस पानी के जो बिंदु है इससे यहाँ से ऊंचा है, यानी यहाँ से यह ऊंचा है। ठीक है, 8,848 मीटर इस पानी के ऊपरी वाले हिस्से से ऊंचा है, और इस पानी वाले हिस्से से ये 11,1600 मीटर नीचे है। तो इस ऊंचाई से और इस जमीन के हिस्से से इसके बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, दोनों के बीच की दूरी का अंतर क्या होगा? तो इसको मतलब इस प्रश्न में अंतर देखना। ठीक है, ऊंचाई है तो गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी गहराई वाले बिंदु से इस चोटी की बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो लिखेंगे समुद्र से अधिकतम गहराई बराबर समुद्र से अधिकतम गहराई बराबर कितना था? 11,600 मीटर। ठीक है, समुद्र से अधिकतम गहराई बराबर 11,600 मीटर। ठीक है, अब लिखा है कि समुद्र तल से अधिकतम पर्वत की ऊंचाई। तो लिखेंगे पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई। पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई बराबर है 8,848 मीटर। ठीक है, मीटर। तो इस दोनों में अंतर देखना था। ठीक है, तो जो बड़ी संख्या 11,600 या 8,448 मीटर है, तो बड़ी संख्या ये है तो बड़ी से छोटी घटा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे गहराई बिंदु से चोटी की ऊंचाई ठीक है, बराबर लिखेंगे। अब क्या करेंगे इसे कि अब ये पानी का जो तल था, मान लीजिए पानी है। ठीक है, ये पानी भरा है। ठीक है, तो यहाँ से ऊंचा है, तो यानी 8,848 क्या है? अपने आप में प्लस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब 11,600 मीटर पानी के नीचे जा रहा है, तो यानी संख्या क्या है? माइनस है। ठीक है, समझने के लिए, क्योंकि यहाँ जो पानी का ऊपर वाला हिस्सा होगा उस तल से यानी ऊपर वाले बिंदु से नीचे आ रहा है, यानी माइनस की तरफ जा रहा है। तो माइनस में कौन है? गहराई में कौन है? 11,600 मीटर वाला है। जो ऊंचा है 8,848 है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 8,848 मीटर माइनस। ठीक है, फिर लिखेंगे माइनस, लिखेंगे फिर कोष्टक में लिखेंगे माइनस। ठीक, 11,600 मीटर। ठीक है, तो अब 8,848 माइनस में क्या होगा? प्लस 11,600, क्योंकि ये माइनस में ऊपर में प्लस में था, नीचे माइनस में है। ठीक है, तो दोनों का अंतर देखने के लिए क्या करेंगे? माइनस लिखेंगे
जो खुद अपने आप में संख्या माइनस में है, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस होगा। तो 8048 प्लस 11,600 को जोड़ेंगे तो 0 और 8 मिलके होगा 8, 0 4 मिलके होगा 4, ठीक। 8 और 6 मिलके होगा 14 को 4 से लगा 1, 8 1 9 1 10 को 0 से लगा 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, यानी 20,448 मीटर जो है इन दोनों का अंतर है। यानी नीचे से लेकर जहाँ तक पर्वत खड़ा है वहाँ तक के बिंदु से लेकर गहराई के बिंदु तक की बीच की दूरी 20,448 मीटर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बताया गया जितना भी क्वेश्चन था मैं आपको बेहतर तरीके से समझाया हूँ। मुझे विश्वास है कि आप जितने भी प्रिय विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद जितना सवाल समझाया हूँ बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके लिए जब मेहनत करता हूँ तो आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए सभी विद्यार्थियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो इस वीडियो के साथ आप सभी के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो देखें अब देखेंगे जो 3C था इस वीडियो में समझाया गया, अब अगले वाले वीडियो में देखेंगे 3D का, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद।